हेलो एवरीवन। सॉल्वेंसी रेशियो ये वो रेशियो है जो किसी भी फर्म के लॉन्ग टर्म डेब्ट के चुकाने की क्षमता को बतलाता है। लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या है? तो लॉन्ग टर्म डेब्ट यानी वो सारा फर्म के ऊपर में डेब्ट जिसे फर्म को कम से कम साल भर के बाद लौटाने हैं, कम से कम साल भर के बाद चुकाने हैं, वो सारे लॉन्ग टर्म डेब्ट होते हैं। तो सॉल्वेंसी रेशियो किसी भी संस्था के, किसी भी फर्म के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म डेब्ट के लौटाने की क्षमता को मापने का एक टूल है। ठीक है। अब ये जो सॉल्वेंसी रेशियो होता है ये चार तरह का होता है। तो कौन सा होता है? एक होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो, दूसरा टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, तीसरा प्रोपराइटरी रेशियो और चौथा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो आज जो हम लोग देखेंगे आज वो देखेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है। तो इसे पहले मिटाते हैं। तो क्या बताया मैंने? अभी हम लोग देखेंगे सॉल्वेंसी रेशियो में से जो एक रेशियो है डेब्ट इक्विटी रेशियो, उसे देखेंगे। तो भाई ये डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है? तो डेब्ट इक्विटी रेशियो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल हेल्थ को बतलाता है। मतलब डेब्ट इक्विटी रेशियो के जरिए हम किसी भी फर्म के, ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ को माप सकते हैं। ये वो है डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो भाई डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है। तो अब है क्या, यहाँ पे क्या है? डेब्ट इक्विटी रेशियो के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय शेयर होल्डर्स फंड। तो अगर सीधा ही सवाल में लॉन्ग टर्म डेब्ट लिख के दे दिया हुआ अमाउंट और शेयर होल्डर्स फंड लिखकर दे दिया अमाउंट, तब तो ठीक है, उसे को लिख देंगे। पर अगर वो डिटेल में दिया हुआ है तो लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या क्या आता है और शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है वो देख लेते हैं हम लोग। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेब्ट, इसमें वो सारा डेब्ट, वो सारा उधारी फर्म का जो फर्म को साल भर के बाद लौटाना है, साल भर के बाद चुकाना है। ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, क्या क्या होता है? तो डिबेंचर, फिर मॉर्गेज लोन, उसके बाद में बैंक लोन, फिर उसके बैंक लोन के बाद में लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। और पब्लिक डिपॉजिट, उसके बाद में और कोई भी तरह का लॉन्ग टर्म प्रोविजन है तो वो हो सकता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये सारा लॉन्ग टर्म डेब्ट के अंतर्गत आता है। तो ये तो लॉन्ग टर्म डेब्ट हो गया। अब शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या हो सकता है? तो भाई शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या हो सकता है? तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और इसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, एनी अदर रिजर्व्स। ठीक है। और इसके बाद में क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। उसका कोई रिडम्पशन या शेकिंग फंड है तो वो हो सकता है शेकिंग फंड। और हाँ,
इसमें से कोई फिक्टिशियस एसेट है तो उसे घटाया जाएगा, तो लेस फिक्टिशियस एसेट्स। अब फिक्टिशियस एसेट्स में क्या क्या हो सकता है जिसे हम फिक्टिशियस एसेट कहते हैं? तो फिक्टिशियस एसेट्स होता है जैसे कि हम शेयर होल्डर फंड में क्या करेंगे, घटा देंगे। शेयर होल्डर फंड निकालते समय जोड़ेंगे क्या क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, अदर रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंकिंग फंड, ये सारा जोड़ लेंगे। और कोई फिक्टिशियस एसेट है तो उसे घटाएंगे। तो फिक्टिशियस एसेट क्या क्या सब हो सकता है? तो फिक्टिशियस एसेट में क्या क्या होता है? तो अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन ये फिक्टिशियस एसेट्स है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ये भी फिक्टिशियस एसेट्स है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, है ना, और डिबेंचर्स। इसके बाद में और क्या? और डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये सारा फिक्टिशियस एसेट है। इसे जब हम शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट करते हैं तो उस समय क्या करते हैं, ये फिक्टिशियस एसेट अगर है तो उसको हम घटाते हैं। ठीक है, तो इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं कि डेब्ट इक्विटी रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या है? तो लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, अगर सवाल में सीधा ही लॉन्ग टर्म डेब्ट का अमाउंट दिया हुआ और शेयर होल्डर्स फंड का अमाउंट दिया तो वही रख देंगे, उसी को वैसे ही निकल जाएगा वो। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं रहता है, वो डिटेल में रहता है। तो फिर लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या क्या होता है जिसे शामिल करके लॉन्ग टर्म डेब्ट बनाएंगे, और शेयर होल्डर्स फंड में क्या सारा रहता है जिसे शामिल करके हम शेयर होल्डर्स फंड बनाएंगे। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या रहेगा, तो क्या सारा रहेगा जिसे लॉन्ग टर्म डेब्ट के अंदर में रखेंगे, जोड़ लेंगे साथ में। तो डिवेंचर, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये सारा मिलकर के ये सारा जोड़ के लॉन्ग टर्म डेब्ट हो गया। ठीक है, और शेयर होल्डर्स फंड में, तो शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, एनी अदर रिजर्व, उसके बाद में क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कोई सिंकिंग फंड है तो वो, ये सारा जोड़ लेंगे। और अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है तो उसको फिर वहां पे घटा देंगे। तो फिक्टिशियस एसेट मैंने बताया आपको कि फिक्टिशियस एसेट में क्या सारा होता है, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारा फिक्टिशियस एसेट है तो उसे घटा देंगे। तो इस तरह से शेयर होल्डर्स फंड निकल आएगा हमारा। ठीक है, अब है कि इस तरह का इंफॉर्मेशन अगर नहीं दिया हुआ है शेयर होल्डर्स फंड के लिए, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सारा रिजर्व, ये सब नहीं दिया हुआ है, तो फिर और क्या रह सकता है जिससे हम शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट कर लेंगे? तो वो लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं और। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड बराबर नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। ये भी शेयर होल्डर फंड फाइंड आउट करने का एक तरीका है, नॉन करंट लायबिलिटी। ये नॉन करंट एसेट्स क्या भाई, जो भी फिक्स्ड एसेट्स है वो सारा नॉन करंट एसेट्स होता है। ठीक है, और नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, सारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो है वो नॉन करंट लायबिलिटीज है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल क्या है? तो वर्किंग कैपिटल हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी घटाकर जो बचेगा वो हमारा वर्किंग कैपिटल होगा। तो शेयर होल्डर्स फंड को निकालने का एक दूसरा भी फॉर्मूला है क्या,
नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। एक और भी फॉर्मूला हो सकता है, और अगर इस तरह का भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो फिर शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए एक और तरीका, शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट। फर्म का जो टोटल एसेट्स है, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, सारा मिलाकर टोटल एसेट जो है उसमें से फर्म का जो टोटल डेट है उससे घटाकर भी शेयर होल्डर फंड निकाला जा सकता है। अच्छा, शेयर होल्डर्स फंड को प्रोप्राइटर्स फंड भी बोलते हैं। अब हम लोग इस पर कुछ एक सवाल बनाकर देख लेते हैं, ठीक है। ये सवाल है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। इस इंफॉर्मेशन से हम डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। तो भाई डेब्ट इक्विटी रेशियो के लिए क्या फॉर्मूला होता है? डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय शेयर होल्डर्स फंड। तो हमें लॉन्ग टर्म डेब्ट चाहिए और शेयर होल्डर्स फंड चाहिए। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या क्या है इसमें से? लॉन्ग टर्म डेब्ट एक तो डिवेंचर है और फिर लॉन्ग टर्म लोन है, और कुछ नहीं। ये दोनों मिलाकर हो जाएगा लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट हो गया हमारा डिवेंचर, कितने का? 1,40,000 प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स वो कितना है? तो वो है 70,000। मिलाकर ये हो गया 2,10,000। लॉन्ग टर्म डेट हो गया 2,10,000। और शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या? तो जनरल रिजर्व और शेयर कैपिटल, और बाकी बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स, ये सारा तो करंट लायबिलिटी वो सब तो नहीं जाना है। ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट वो नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पे लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स फंड के लिए क्या क्या है? जनरल रिजर्व और शेयर कैपिटल, इन दोनों को मिला लेंगे। तो भाई शेयर कैपिटल कितना है? 1,20,000। और जनरल रिजर्व कितना है? तो वो है 40,000। तो शेयर होल्डर्स फंड हो गया दोनों मिलाकर 1,20,000 प्लस 40,000, 1,60,000। इस तरह डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होगा? डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर लॉन्ग टर्म डेब्ट, कितना है लॉन्ग टर्म डेब्ट? 2,10,000 डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड कितना? 1,60,000। तो सारा 0 0 गया। तो 21:16, और इसे अधिक छोटा करें तो 1.31:1। ये हो गया डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब देखते हैं अगला सवाल। अब ये देखते हैं, ये सवाल है कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसके बेस पे डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या लिखा हुआ? टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज 5 लाख, बैलेंस शीट टोटल दिया हुआ है 10,10,000, करंट लायबिलिटी 1 लाख और फिक्टिशियस एसेट 10,000। तो यहाँ सारा इंफॉर्मेशन ही अलग है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो भाई हमें क्या क्या चाहिए डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए? लॉन्ग टर्म डेब्ट और शेयर होल्डर्स फंड। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट यानी वो डेब्ट, वो उधारी फर्म के ऊपर इसे उसे साल भर के बाद चुकाना है, ठीक है। उसमें करंट लायबिलिटी को शामिल नहीं करते हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट में करंट लायबिलिटी को शामिल नहीं करते हैं। यहाँ पे टोटल लायबिलिटी है 5 लाख, इसमें से करंट लायबिलिटी है 1 लाख। तो टोटल लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी बाहर कर दें तो हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब कि लॉन्ग टर्म डेब्ट आ जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट बराबर
टोटल लायबिलिटी, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी यानी वो लायबिलिटी जो फर्म के बाहरी लोगों को चुकाना है, उसे ही डेब्ट के अंदर, उधारी के अंदर लेते हैं। तो टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। तो जब टोटल लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी बाहर कर देंगे तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेब्ट हमें मिल जाएगा। तो भाई टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी कितना है? 5 लाख। उसमें से करंट लायबिलिटी 1 लाख निकाल दिया तो हमारे पास आ गया 4 लाख। ये है लॉन्ग टर्म डेब्ट। और अब दूसरा हमें चाहिए शेयर होल्डर्स का फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड के लिए बैलेंस शीट का टोटल कितना बता रहा है? 10 लाख 10 हजार। क्या होता है? बैलेंस शीट का दोनों तरफ का टोटल इक्वल होता है, एक समान होता है, लायबिलिटी साइड का भी एसेट साइड का भी। यानी 10 लाख 10 हजार ही एसेट साइड का भी टोटल है। मतलब टोटल एसेट कितना है? 10 लाख 10 हजार। तो शेयर होल्डर्स फंड बराबर टोटल एसेट में से क्या करेंगे? फिक्टिशियस एसेट, यहां चूंकि फिक्टिशियस एसेट है इसे घटा देंगे। फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। और घटा देंगे क्या? फिक्टिशियस एसेट के अलावा जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है उसे भी घटा देंगे। टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी घटा देंगे तो हमारा शेयर होल्डर्स फंड निकल जाएगा। टोटल एसेट्स में से फिक्टिशियस एसेट्स और जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, बाहरी दायित्व है, उसे घटा देंगे तो हमारा शेयर होल्डर्स फंड निकल जाएगा। तो कितना है टोटल एसेट्स? भाई 10 लाख 10 हजार। 10 लाख 10 हजार टोटल एसेट्स यहाँ पे कुछ कहीं नहीं दिया हुआ, लेकिन बैलेंस शीट का टोटल दिया है। तो भाई बैलेंस शीट का टोटल लायबिलिटी साइड का जितना उतना ही एसेट साइड का। तो बैलेंस शीट का टोटल है 10 लाख 10 हजार, तो एसेट साइड का टोटल भी 10 लाख 10 हजार, मतलब टोटल एसेट 10 लाख 10 हजार है। तो वही 10 लाख 10 हजार टोटल एसेट्स हमने लिखा, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स दिया हुआ है 10,000 और एक्सटर्नल लायबिलिटी कितना दिया हुआ है? 5 लाख। इसे भी घटा दिया तो कितना हो गया शेयर होल्डर्स फंड? 10 लाख 10 हजार में 5 लाख 10 हजार घट गया तो बच गया 5 लाख। ठीक है। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर, डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय शेयर होल्डर फंड। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना है? 4 लाख डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड 5 लाख। इसे छोटा करो तो क्या हो गया? 4:5। और इसे और भी छोटा कर सकते हैं तो क्या होगा? 0.8:1। ठीक है, ये बन गया। एक और सवाल देखते हैं हम लोग। अब ये सवाल है द कंपेरेटिव फिगर ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का फिगर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? टोटल एसेट ए लिमिटेड के 4 लाख, बी लिमिटेड के 6 लाख। टोटल लायबिलिटीज ए लिमिटेड का 80,000, बी लिमिटेड का 2 लाख। और प्रोप्राइटर्स फंड दिया हुआ है, ए लिमिटेड का 3,20,000 और बी लिमिटेड का 4 लाख। तो दोनों का ही हम लॉन्ग टर्म डेब्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है। तो यहां पे हम मान लेते हैं जो टोटल लायबिलिटी है ये सारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। ठीक है ना। तो ये लॉन्ग टर्म डेब्ट हो गया। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना हो गया? इसमें ये मान रहा है कि करंट लायबिलिटी कुछ है ही नहीं। तो जो भी लायबिलिटी है ये मान ले रहा है कि सारा का सारा जो टोटल लायबिलिटी है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट ए लिमिटेड का कितना है? 80,000 और बी लिमिटेड का कितना है? तो भाई बी लिमिटेड का है 2 लाख। और प्रोप्राइटर्स फंड मैंने बताया था शुरू में ही, शेयर होल्डर्स फंड या प्रोप्राइटर्स फंड।
शेयर होल्डर फंड को ही प्रोपराइटर फंड भी कहा जाता है, तो वो भी दिया हुआ है, प्रोपराइटर फंड। कितना कितना है? ए लिमिटेड का 3,20,000, बी लिमिटेड का 4 लाख। तो दोनों का निकाल लेते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय शेयर होल्डर फंड या प्रोपराइटर फंड। ठीक है, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ ए लिमिटेड कितना हो जाएगा? तो ए लिमिटेड का लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना है? 80,000, क्योंकि यहाँ पे सारा जो भी डेब्ट है, जो भी टोटल लायबिलिटी, सारा लायबिलिटी तो लॉन्ग टर्म ही मान लिया है, इसलिए सारा का सारा लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना हो गया? 80,000 डिवाइडेड बाय प्रोपराइटर्स फंड 3,20,000। तो इसे करें तो 4 कट गया, 1:4, 0. इसे और छोटा करें तो 0.25:1 भी हो सकता है ये। ठीक है, और डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ बी लिमिटेड, तो भाई बी का लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना हो गया? 2 लाख डिवाइडेड बाय प्रोपराइटर्स फंड कितना है? 4 लाख। तो इसे छोटा करें तो क्या होगा? 1:2 और 0.5:1। तो ये हम लोगों ने डेब्ट इक्विटी रेशियो से रिलेटेड कुछ एक सवाल बनाए, और डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है ये हम लोगों ने समझा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये समझ में आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।